जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए ये वीडियोस रहने वाली है। ये जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और साथ ही साथ हम रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि +1 का एक टॉपिक है, उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चल जाए, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आप सभी को पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आपने वीडियोस में भी देख रखा होगा, कई जो पुरानी वीडियोस है उसमें केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बताते हैं कि जो अपनी स्टेट को चेंज करे, जो भी चेंज इन स्टेट को चेंज करे या कलर को चेंज करे, ठीक है दोस्तों, या गैस की इवोल्यूशन हो या गैस निकले, गैस इवॉल्व हो, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। पर जो प्रॉपर डेफिनेशन है दोस्तों वो है आपके पास अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल चेंज होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस क्या हो? प्रोड्यूस हो। न्यू सब्सटेंस क्या हो? हमारे पास प्रोड्यूस हो। उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहती है? हमेशा दोस्तों न्यू रहती है। ये बात रखना, जो चेंज इन स्टेट है वो उसकी क्या है? प्रॉपर्टी। कलर चेंज हो जाता है कई बार, ठीक है, या तो स्टेट चेंज कर देता है। स्टेट का मतलब कई बार वो सॉलिड से क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है, ठीक है। कई बार वो कलर अलग दे देता है, कई बार वहां से गैस इवॉल्व हो जाती है। मान लो हाइड्रोजन गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है दोस्तों आपके पास Mg+O2। यहां पे लिखा भी मैंने Mg+O2 हमारे को क्या देता है? MgO देता है। एक और बात आपको बता दूं, जो ये वाली साइड रहती है हमारे पास दोस्तों, ये वाली साइड, ये क्या रहती है? हमेशा रिएक्टेंट रहती है। ये वाली साइड क्या रहती है आपके पास? रिएक्टेंट रहती है। और जो ये वाली साइड होती है दोस्तों, एरो से परे वाली, ये क्या रहती है? हमेशा प्रोडक्ट रहती है। और आई होप आप सभी को ये बेसिक चीजें तो पता होगी। तो आज हम इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई ना कोई रिएक्शन आपको पेपर में आई होगी हमेशा ही, चाहे मेडिकल वालों को चाहे नॉन मेडिकल वालों को। तो सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप पढ़ेंगे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये आपके पास 7 प्रकार की रिएक्शंस है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे पढ़ने की, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो ये लंबी बन जाए, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो सबसे पहले क्या आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको फुली डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चल जाए। तो आपको डायरेक्ट बता दूं कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फॉर 2 और मोर रिएक्टेंट। मतलब एक कोई प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, एक कोई प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 रिएक्टेंट से बनेगा, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट से बने, और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब 2 चीजें आपस में कंबाइन करेगी और तीसरा कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिख रखे यहाँ पे, और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जांपल से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ पे मैं मिटा दूं। तो एग्जांपल है आपके पास Mg, 2Mg+O2। तो ये क्या देते हैं हमारे पास? 2MgO देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट आपके पास हुए, 2 रिएक्टेंट आपके पास थे। कौन कौन से रिएक्टेंट दोस्तों? एक मैग्नीशियम रिएक्टेंट था, एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट था। उन दोनों ने आपस में मिलकर एक क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया, जिस प्रोडक्ट का नाम क्या है? MgO है। एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, जो MgO है वो हमारी ऐश भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये हमेशा कौन सी फ्लेम देती है? व्हाइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, व्हाइट डिजलिंग फ्लेम ये देती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे 10th में दोस्तों, ये प्रैक्टिकल भी है। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रब करते हैं, पहले रब करते हैं, उसके बाद उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं, तो हमारे पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाता है, जो कि एक ऐश के फॉर्म में हमें मिलता है। और ये किस कलर का होता है दोस्तों? जो ऐश मिलती है हमारे को वो किस कलर की मिलती है?
व्हाइट कलर की मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम देता है, मतलब एक व्हाइट कलर की चमकदार आपको फ्लेम देखने को मिलेगी, तो वो कौन देता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। और ये किसका एग्जांपल हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे, दूसरा एग्जांपल है आपके पास, सारे एग्जांपल आपके लिए मेन है दोस्तों। तो दूसरा जो एग्जांपल है आपके पास वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर की प्रेजेंस में आपस में कंबाइन होते हैं, यहां पे क्या दोस्तों, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे, तो क्या बनाते वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते। क्या बनाते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, लाइम, क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीजें ही आपके पास मेन है। और स्लेक्ड लाइम का हम यूज कहां करते हैं, जब दिवाली आती है, आपने सुना होगा घरों पे व्हाइट वॉशिंग होती है, ठीक है, व्हाइट कलर का एक चूना हम करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है आपके पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। कैसे ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हुआ, दो रिएक्टेंट, एक ये रिएक्टेंट और दूसरा ये रिएक्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दो जब आपस में कंबाइन हुए तो एक इन्होंने प्रोडक्ट बनाया। एक जब भी प्रोडक्ट बनेगा, दो या दो अधिक रिएक्टेंट मिलके जब भी एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तीसरा एग्जांपल है आपके पास, तीनों ही एग्जांपल आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब हम स्लेक्ड लाइम को एक्सेस ऑफ CO2, ये मैंने कल भी आपको रिएक्शन कराई थी, जब भी स्लेक्ड लाइम को हम एक्सेस ऑफ CO2 आपस में रिएक्ट करते तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये किसका फॉर्मूला दोस्तों, मार्बल का फॉर्मूला। तो कई बार एग्जांपल में एग्जांपल आ जाता है इसका कि बताओ हमें कि कैल्शियम कार्बोनेट किस चीज का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, या कैल्शियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो मार्बल के नाम से जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को। या आपको बताओ मार्बल का फॉर्मूला क्या है, तो मार्बल का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसे प्रिपेयर होता है, जब आपके पास स्लेक्ड लाइम जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमेशा मार्बल प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किससे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट हमारे पास निकलती है, हीट इज रिलीज्ड, मतलब जिस रिएक्शन में हमारे पास हीट निकलेगी, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके इसके एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल मैंने यहां मेंशन किए। पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, ये डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, और टैट में हमेशा मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जांपल से ही आते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, जब भी आप ग्लूकोज को डिकम्पोज करोगे तो आपको हमेशा हीट क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। जैसे इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, C6H12O6 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज को हम रेस्पिरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। साथ में यहाँ पे दोस्तों ATP भी निकलता है। तो ATP जो हमारे को निकलता है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, मतलब हीट की फॉर्म में निकलता है। तो हीट जब भी क्या करती है हमारे पास रिलीज होती है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपके पास दोस्तों कौन सी आपके पास एग्जांपल है, जब भी लोहे पे जंग लगता है तो वो रहता है हमेशा आपके पास क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या रहती है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी रहता है। नेक्स्ट आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जब भी आप बर्न करते हैं तो वो भी किसका एग्जांपल है आपके पास, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। वाटर फ्रीज इनटू आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, वाटर फ्रीज इनटू आइस, मतलब जब भी वाटर आपके पास फ्रीज होता है तो वो किसका रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्योंकि इसका मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जब भी न्यू बॉन्ड बनते हैं, जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हमेशा क्या करती है दोस्तों, हीट एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। तो वाटर जब भी फ्रीज करता है आइस में तो क्या करता है, हमारे पास न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, एसिड प्लस बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, साथ में
हीट भी वो उनकी क्या करती है, निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये भी किसका एग्जांपल हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एग्जांपल हम सारे आपको कवर करवाएंगे, यही आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी दोस्तों, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो ये किसका एग्जांपल दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। कॉम्बिनेशन का एग्जांपल कैसे हुआ, जब दो आपके पास दो रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू -393.5 किलो जूल होती है। और ये डेल्टा एच का कॉन्सेप्ट हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को। यहाँ पे सिर्फ इतना आपको लर्न करना है कि डेल्टा एच की वैल्यू जब भी नेगेटिव आए, वो रिएक्शन क्या रहती है, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। तो ये आपके पास एग्जांपल रहे, आपने स्क्रीनशॉट खींचना तो स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हो, नहीं तो आपको हमारी पीडीएफ भी प्रोवाइड हम करवा देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या करती है, हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। जिसमें हीट क्या रहती है, एनर्जी या हीट आपके पास क्या करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, या तो उसको देनी पड़ती है रिएक्शन को हीट। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से ही आपको क्वेश्चन आता है। तो पहला एग्जांपल आपके पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, जो प्लांट्स क्या करते हैं आपके पास, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो वो किसका यूज करते हैं दोस्तों, सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट से क्या लेते हैं, वो एनर्जी लेते हैं या हीट लेते हैं, कहां से, वो सनलाइट से। मतलब वो हीट को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर हीट को वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन हुई हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। नेक्स्ट आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस। वहां पे दोस्तों क्या था, फ्रीजिंग ऑफ वाटर था। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। पर मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि जब भी नए बॉन्ड टूटते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी अपनी एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो क्या हुआ आपके पास, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या रहा आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन रही। इवेपोरेशन दोस्तों जब भी होती है, मान लो यहाँ पे कोई एक वाटर है, ठीक है, इसको इवेपोरेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या आपको हीट देनी पड़ती है ताकि ये क्या हो जाए, पानी क्या हो जाए, सूख जाए, वेपर्स बन जाए इनके। तो इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये हीट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये रिएक्शन भी क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक रिएक्शन यहां पे लिखूंगा, Na2O + CO2 क्या बनाते हैं, Na2CO3 बनाते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू रहती है यहाँ पे +180। इसको मैं इरेज कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत कुछ ही यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में आ जाए, डेल्टा एच की वैल्यू किस में आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और डेल्टा एच हम कहां पढ़ने वाले हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो इसके आगे वाली वीडियोस रहेगी वो आपके लिए +1 और +2 के टॉपिक से रहने वाली है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब तो दोस्तों सिलेबस दिन वैसे जैसे जैसे एग्जाम और कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्जाम भी टफ आना शुरू हो गया है। तो आपको हर एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। बस हमारी वीडियोस को लाइक, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है आपको हर एक कंटेंट को अरेंज करने में, ठीक है दोस्तों। तो आप छोटा सा सब्सक्राइब तो आई होप आप कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शन जो ब्रेक डाउन हो जाए और दो डिफरेंट प्रोडक्ट में आपको टूट के निकल जाए, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के साथ आपको इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिमिलर प्रोडक्ट। तो कोई एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टूट रहा है और वो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों हमने अभी पढ़ा था CaCO3। तो CaCO3 किससे बनता था हमारे पास, CaO + CO2। अगर ये रिएक्शन इधर को हो रही है तो कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अगर यहाँ पे ये चीजें क्या है, रिएक्टेंट है आपके पास, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, CaCO3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सी क्या पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। पर जब प्रोडक्ट CaCO3 जब ये टूट रहा है किस में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, जब ये टूट रहा है तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक ही क्या था आपके पास, रिएक्टेंट था, और एक रिएक्टेंट कितनों में टूटा, 2 में टूटा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब भी आप ऑपोजिट करोगे तो वो क्या रहेगा आपके पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपके पास 2AgCl 2AgCl। ये किस में टूटती है दोस्तों, हमेशा 2Ag प्लस Cl2 में टूटती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, इसमें एक ही, और रिएक्टेंट किस में टूट रहा है, 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है, 2Ag में टूट रहा है, एक किस में टूट रहा है, क्लोरीन में टूट रहा है। मतलब जब एक रिएक्टेंट किसी अलग प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट में वो टूटे तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, AgCl2, यहां पे क्या होना दोस्तों, AgCl2 होना था। एक क्वेश्चन आता है आपको, मैं इसको रब कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो क्वेश्चन है आपके पास कि AgCl2 और एक और होता है आपके पास AgBr2। जब भी AgCl2 और Br2 में हम Br2 हमारे पास यूज होते हैं किसमें दोस्तों, फोटोग्राफी में यूज होते हैं। कौन कौन से, AgCl2 और AgBr2 किस में यूज करते हैं हम, इसका फोटोग्राफी में यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। और कई बार एग्जाम्पल में दोस्तों AgCl2 और AgBr2 दोनों ही ऑप्शन में थे, तो आपने टिक कौन सा करना है इसमें आपने टिक करना है AgBr2। इस रिएक्शन को हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और क्या बोलते हैं हम इसको, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। AgBr2 को अगर जब भी हम इसको तोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये मैं आपको नहीं करवाने वाला क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहां पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज एक्सप्लेन की थी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देख रखी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे, जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक जल्दी से लिख के दो। ये मैंने आपको लर्न करवाई थी, आपको लर्न भी होगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल माय स्मार्टेस्ट गर्ल। तो ये ट्रिक मैंने आपको लर्न कराई थी। जिन बच्चों को ये ट्रिक लर्न है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार ट्रिक को जरूर लिखें, जल्दी से दोस्तों, क्योंकि आपकी जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में उतने ही चांस आपके सही रहते हैं। तो हमेशा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं एक बार से, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, चाहे हिम, जो ऐसा आप लिखना चाहोगे, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो ये आपके पास दोस्तों ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो ये आपके पास ट्रिक रहती है। प्लीज से दोस्तों क्या बनता है, पोटेशियम बनता है, जिसको हम के से लिखेंगे। प्लीज से क्या बनता है, पोटेशियम बनता है। स्टॉप से क्या बनता है दोस्तों, सोडियम बनता है। कॉलिंग से क्या बनता है आपके पास, कैल्शियम बनता है। और मी से क्या बनता है आपके पास, मैग्नीशियम बनता है। ए से क्या बनता है दोस्तों, एल्यूमिनियम बनता है। क्यूट से क्या बनता है आपके पास, कार्बन बनता है। ज़ेब्रा से क्या बनता है दोस्तों, जिंक बनता है। आयरन, आई से क्या बनता है आपके पास, आयरन बनता है, Fe बनता है। लाइक से क्या बनता है, लेड बनता है, जिसको हम पीवी से डिनोट करते हैं।
हर से क्या बनता है दोस्तों, या हिम से क्या बनता है, हाइड्रोजन बनेगा आपके पास, ठीक है। कॉल से क्या बनेगा, यहाँ पे कॉपर बनेगा दोस्तों। और माई से क्या बनेगा आपके पास, माई से बनेगा मरकरी, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं, मरकरी। स्मार्टेस्ट से क्या बनेगा आपके पास, सिल्वर Ag। और Au से क्या बनता है आपके पास, गर्ल से क्या बनता है, गोल्ड। तो ये आपकी ट्रिक रहती है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर। तो दोस्तों पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन बोलती है आपके पास, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल दोस्तों मैंने आपको वहां भी करवाया था, एक बार फिर से मैं इसका एग्जांपल आपको करवा देता हूं। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे वहां पे भी, और सेम एग्जांपल मैं यहां पे करवाऊंगा। Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या बनता है दोस्तों आपके पास, FeSO4 प्लस Cu। अच्छा दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। यहां पे एक और एग्जांपल दूंगा, Cu प्लस FeSO4। इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन आपके लिए पॉसिबल है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे। जो मेटल आपके पास ज्यादा रिएक्टिव होती है वो उसके आयंस को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आपके पास देखो आयंस किसके पास है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपके पास आयंस किसके पास है। आयंस आपके पास यहाँ पे CuSO4 के पास, और यहाँ पे किसके पास है, FeSO4 के पास। अब आपको पता होना चाहिए आयरन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे जल्दी से बता दो आप, आयरन और कॉपर में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे ऊपर रहता है दोस्तों, ये क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है पोटेशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा रहता है आपके पास, गोल्ड रहता है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन यहाँ पे कहां, यहाँ मेंशन हो रहा है आयरन, और कॉपर कहां मेंशन होता है दोस्तों, यहाँ मेंशन हो रहा है। तो ऊपर कौन सा आ रहा है, आयरन आ रहा है। तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आयंस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आयंस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये क्या बन जाएगा आपके पास, FeSO4। इसके आयंस क्या किसने ले लिए, Fe ने ले लिए, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, प्लस Cu। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कॉपर, यहाँ कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव और कॉपर क्या आपके पास लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या आपके पास लेस रिएक्टिव है। अगर कॉपर आपके पास लेस रिएक्टिव है तो ये इसके आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है दोस्तों, जल्दी से बताओ। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये मोर रिएक्टिव के आयंस को डिस्प्लेस कर सकता, नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। कॉपर प्लस FeSO4 ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो दोस्तों बहुत सी बार इससे क्वेश्चन आपको आता है, जरूरी नहीं यही वाला क्वेश्चन आपको आए। क्वेश्चन आपके पास कुछ भी हो सकता है। मान लो यहां पे पूछा हो MgSO4 प्लस आपके पास पूछा हो Al, तो ये रिएक्शन हो सकती है दोस्तों। देखो Mg क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, Al क्या है, कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव वाला इस रिएक्शन इसके आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर MgSO4 हो प्लस सोडियम हो तो वो क्या कर देगा, इसके आयंस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमेशा याद रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसके आयंस को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। और ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, क्या रहती है ट्रिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो ये आपके पास ट्रिक रहती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन भी बहुत जरूरी रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपने सीधा याद रखना एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब भी आयंस आपस में एक्सचेंज होए उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जल्दी से इसका एग्जांपल करेंगे, और ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल आपके पास KBr प्लस AgNO3। KBr प्लस AgNO3 क्या करता है आपके पास, KNO3 प्लस AgBr बना देता है, और जो कि येलो कलर का होता है। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, देखो Br K क्या था पॉजिटिव, Br क्या था नेगेटिव, Ag क्या था पॉजिटिव, NO3 क्या था नेगेटिव। अब K के पॉजिटिव ने AgNO3 का नेगेटिव आपस में ले लिया, तो ये क्या बना दिया, KNO3। वहीं Ag के पॉजिटिव ने KBr का Br नेगेटिव अपने साथ ले लिया,
तो इन्होंने अपने आयंस क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। तो जो भी रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होंगे वो रिएक्शन क्या रहती है आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, दोनों ही एग्जांपल हम करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो BaCl2 क्या आएगा, पॉजिटिव निशान, Cl2 पे क्या आएगा, नेगेटिव निशान। वहीं Na2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव निशान, SO4 पे क्या आएगा, नेगेटिव निशान। तो Na2 पॉजिटिव, और इसने कौन सा आयन लिया, BaCl2 का Cl2 क्या ले लिया, नेगेटिव आयन, जिसने आपस में ले लिया। तो ये दोनों क्या थे दोस्तों, 2 थे, तो इन्होंने क्या लिख लिया इसको, 2NaCl लिख दिया। वहीं Ba क्या था, पॉजिटिव था, तो Ba पॉजिटिव प्लस SO4 क्या था, नेगेटिव, तो SO4 इसने ले लिया, तो इसने क्या बना दिया, BaSO4 बना दिया। तो इन्होंने अपने आयंस क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सी है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सी है, जब Na2SO4 BaCl2 क्या बनाते हैं, BaSO4 प्लस 2NaCl बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं BaSO4 के। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या BaSO4 प्रेसिपिटेट बना सकता है दोस्तों, जल्दी से बताओ मुझे, क्या BaSO4 प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो ये टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे, BaSO4 प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम रस्टिंग ऑफ आयरन। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन का, इतना हम इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है दोस्तों, जब भी रस्ट बने किसी आयरन ऑब्जेक्ट पे तो उसको क्या बोलते हैं, हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना, Fe2O3.XH2O, ये इसका क्या रहता है दोस्तों, फॉर्मूला रहता है। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, इसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O क्या बनता है आपके पास, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलता है, जिसको फॉर्मूला किसका है हमारे पास, रस्ट का फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, जब हम आगे रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे आपको ये वाला एग्जांपल मैं क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट आपके पास रेंचिडिटी। अच्छा, रेंचिडिटी होती क्या है दोस्तों, रेंचिडिटी होती है व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स स्टे इन ओपन एयर टू लॉन्ग दे ऑक्सीडाइज एंड बिकम रेंचिड। ठीक है, तो दोस्तों ये एक रेंचिडिटी होती है जब भी आपके पास कोई भी ऑयल एंड फैटी एसिड, कोई भी जिसमें ऑयल पड़ा हो, ठीक है, या फैट्स पड़े हो, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस सब्सटेंस में ऑयल और फैट्स पड़े हो, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाता है तो वो जल्दी क्या हो जाता है दोस्तों, खराब हो जाता है। ठीक है, उसमें फंगस लग जाती है, या वो क्या हो जाता है जल्दी दोस्तों, मॉइस्चराइज हो जाता है या खराब हो जाता है। तो वो जल्दी खराब हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेंचिडिटी बोलते हैं। तो दोस्तों ये खराब किसकी वजह से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीडेशन होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब हम आगे वाली पीडीएफ में कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि रेंचिडिटी जब भी होती है तो उधर क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्यों होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जब भी ऑयल और फैट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंचिडिटी बोलते हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन आता है कि चिप्स में, हमेशा चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स आपने देखा होगा, आप तो सभी बोलते हैं कि उसमें हवा भरी है, 5 रुपए में इतनी सारी हवा भरी है। तो वो दोस्तों हवा नहीं होती, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि जो आपके पास चिप्स बनते हैं, चिप्स किससे बनते हैं, पोटैटो से बनते हैं। चिप्स किससे बनते हैं, पोटैटो से बनते हैं। पोटैटो से कैसे बनते हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, ऑयल में तलते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑयल ही होते हैं ना आपके चिप्स भी। तो ऑयल या फैट्स जब भी ऐड हो, और जब भी वो आपके पास अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ गए, जरा सा भी उसमें क्या होता है, अगर आपके पास उसकी नाइट्रोजन गैस अगर निकल जाए तो क्या हो जाते हैं, मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास चिप्स वगैरह होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, टू प्रोटेक्ट दी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना हो। और ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो वो क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो इसीलिए हम उसमें कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ताकि वो लंबे समय तक चल पड़े। ठीक है, एक और आपके पास प्रोडक्ट है यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं हम किसको, टू प्रोटेक्ट दी, इसको मैं रब कर लेता हूं दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट हम क्या होते हैं हमारे पास, टू प्रोटेक्ट दी ऑक्सीडेशन, जो भी ऑक्सीडेशन को बचाए, टू प्रोटेक्ट दी ऑक्सीडेशन होने से जो भी बचाए।
तो उसको क्या बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और दो हमारे पास मेनली एंटीऑक्सीडेंट है BHA और BHT। तो BHA क्या होता है आपके पास दोस्तों, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BHT रहता है आपके पास ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलिन। तो दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। BHA और BHT हम यूज करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए और वो खाना खराब नहीं हो पाए और उसमें रेंचिडिटी ना हो। तो नाइट्रोजन भी एक प्रकार से क्या है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट है। नाइट्रोजन भी एक प्रकार से क्या है आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये इसमें रेंचिडिटी से था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोस्तों हमारे पास +1 का टॉपिक रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों +1 का, और बहुत ही आपको इससे क्वेश्चन आता है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आ जाता है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछ देते हैं, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पूछ देते हैं, रिडक्शन की डेफिनेशन पूछ देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक पूछ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास, और जो कि +1 का टॉपिक है हम इसी में ही इसको कवर करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं। किसी भी कंपाउंड पर जब भी फॉर्मल चार्ज लगा हो, क्या लगा, उसका फॉर्मल चार्ज, जब भी किसी कंपाउंड पर या मॉलिक्यूल पर उसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये याद रखना, कई बार ये डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड पर जो भी उसका फॉर्मल चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम कुछ आपके पास रूल्स पढ़ने वाले हैं। इन रूल्स को हम जल्दी डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट रूल्स है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के काम आएंगे, क्योंकि हम किसी का भी फॉर्मल चार्ज आसानी से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते, क्योंकि आपको फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबकी शेप पता होनी जरूरी है, और हम हर एक कंपाउंड या एटम की शेप पता नहीं कर सकते उसके फॉर्मल चार्ज के लिए। तो इतना हम शेप्स के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे। आपको एक ट्रिक बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, सिंपल सी ट्रिक होती है। उसके लिए आप ये जनरल रूल जो मैंने 8 रूल लिख रखे हैं, इसे आप इसको लर्न कर ले, बस इतना आपके लिए काफी रहेगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, आपको बता दूं जो भी हमारे पास फ्री एलिमेंट होते हैं, फ्री एलिमेंट कौन, जो अपनी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहता है दोस्तों, 0 रहता है। क्या रहता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। जो किस में पाए जाते हैं, हमेशा फ्री एलिमेंट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दूंगा H2, हाइड्रोजन जब भी पाया जाता है तो H2 की ही फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। O2 आपके पास हो गया, Cl2 हो गया, O3 ओजोन, तो ओजोन हमेशा O3 की फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस हमेशा P4 की फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। आपके पास नेक्स्ट आपका सल्फर, सल्फर किस में पाया जाता है, हमेशा 8 की फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर 8। तो सल्फर 8 भी क्या रहता है आपके पास, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या रहता है, 0 रहता है। और सोडियम की फॉर्म में पाया जाता है। तो जो भी एलिमेंट आपके पास फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। तो आपने ये इतने लर्न कर लेना, काफी है आपके लिए ये भी। तो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट रूल है आपके पास, और ये सारे रूल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल है आपके पास, आयंस हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू देयर चार्ज। आयन जितने भी हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उनके चार्ज के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल दूंगा क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन दोस्तों अगर Cl2 होगा, मतलब क्लोरीन अगर Cl2 होगा, मतलब क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है, हमेशा Cl की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब 2 Cl आपस में कंबाइन करे हो तो क्लोरीन इस फॉर्म में पाया जाता है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा। पर जब अकेला क्लोरीन पाया जाएगा, जब अकेला क्लोरीन पाया जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों, तो अगर क्लोरीन हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल होता है, तो एक आपके पास एक आयन से या एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। क्या होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 7 होता है लास्ट में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना बन जाएगा उसका, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और वो जो कि क्या रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है, 2 8 8, ठीक है। क्लोरीन का क्या रहता है, 2 8 7 रहता है, तो एक गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो इसको जो ये एक है आपके पास, एक गेन करने के बाद जो ये स्टेबल बन रहा है,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। वही पोटेशियम है, आपको देख लूं, ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल 30 तक याद करने को बोला दोस्तों, बार बार मैं रिपीट करता हूं, पीरियोडिक टेबल 30 तक याद कर लो, आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने 30 तक पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिया। जैसे आपका पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम क्या रहता है आपके पास के, ठीक है, जो कि हमारे पास किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है। सबसे पहले आता है पोटेशियम, क्या रहता है दोस्तों, लिथियम सोडियम हलीना की रब से की, ठीक है, तो ये क्या रहता है हमेशा फर्स्ट ग्रुप में रहता है ये। तो अगर इसका दोस्तों अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। वही फ्लोरीन भी क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, -1, ठीक है। जितने भी आपका हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली क्या रहती है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, -1 रहता है। -1 क्यों रहता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। यहां मैंने लिखा भी है आपके पास, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, हैलोजन यूजुअली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं दोस्तों, आपने पीरियोडिक टेबल देख रखा होगा, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप सभी को पता है, ठीक है, जो पहली आपके पास ग्रुप होता है नीचे को, जो भी पहला ग्रुप हो रहता है हमारे पास, हलीना की रब से फरियाद, ये आपके पास पहला ग्रुप रहता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इनकी जितनी लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, हमेशा +1 रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन का भी हमेशा कितना रहता है, +1 रहता है। ऑक्सीजन का हमेशा कितना रहता है दोस्तों, ऑक्सीजन का कितना रहता है, ये आप अपने पास लिख लो, जो भी मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत ज्यादा यूजफुल आपके रहने वाले हैं। तो जो आपके पास ऑक्सीजन रहता है, जनरली ऑक्सीजन का जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो रहता है -2, क्योंकि वो -2 गेन करने के बाद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। पर कई जगह ये -1 भी होता है दोस्तों, और कई जगह ये +1 भी होता है। तो इतना आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको जनरली बता दूं -1 कब होता है, -1 होता है जब ये आपके पास परऑक्साइड, -1 कब होता है, जब ये परऑक्साइड बना है। और परऑक्साइड क्या होता है, जब भी H2O2 होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। मतलब जब भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O होगा तो वो कब क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और जब +1 कब होगा, जब दोस्तों यहाँ पे जब भी ये अपने फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, जब भी अपने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक कंबाइन करेगा, मान लो OF2 है, तो ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो जनरली इसका क्या हो जाएगा, हमेशा +1 आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यही आपको रूल याद करने थे, ज्यादा रूल नहीं है। पहला रूल क्या था, जो भी फ्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, 0। जो भी आपके पास आयंस होते हैं, जो उनके आयंस होते हैं या जो उन पे चार्ज होता है, किसी भी कंपाउंड का जो चार्ज होता है वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 रहता है। एल्कली मेटल कौन से होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सारे एल्कली मेटल है, तो इनका हमेशा कितना रहता है, +1 रहता है। एल्काइलिन अर्थ मेटल, इनका हमेशा क्या रहता है, +2 रहता है। और फ्लोरीन का कितना रहता है, -1 रहता है। हेलोजन का कितना रहता है, -1 रहता है। हेलोजन कौन से होते हैं आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, -1 रहता है। तो चलो हम इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर दूंगा, और वो आपने घर से प्रैक्टिस करके लाने हैं। तो जल्दी से हम K2MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो पहले आप एक क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, बाकी ये वाला आप खुद करेंगे। तो K2 किसका बोला हमने, K2MnO4 का हमारे को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और इसमें दोस्तों हमारे को हमेशा मेंशन किया होता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसमें हमारे को किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर जिसका हमारे को निकालना, उसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा x मान लेते हैं। उसको हमेशा क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये क्या आपके पास K2MnO4 है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे को किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हमारे को निकालना है मैग्नीज का। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैग्नीज का। और मैग्नीज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आपका पोटेशियम, आपको पता है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, अभी अभी मैंने बताया, जल्दी से बताओ। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, क्योंकि जो भी आपके पास एल्कली मेटल होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, उन सब का क्या रहता है, हमेशा +1 रहता है। तो पोटेशियम का कितना रहता है, +1 रहता है।
तो इसके साथ कितने मॉलिक्यूल लगे दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल लगे, तो 2 इंटू +1। बीच में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, जब भी नया आपके पास कोई भी एलिमेंट आएगा, एटम आएगा, तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। प्लस मैग्नीज, मैग्नीज को क्या मानना हमने, X मानना है। मैग्नीज के बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या फिर क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितने दोस्तों, यहाँ पे 4 है। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता है, -2। ऑक्सीजन का जनरली कितना ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, -2 रहता है। तो 4 का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा, -8। -8 आ गया दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं हम, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा उसको क्या लिखते हैं हम, इक्वल टू 0। तो कितना आ गया जल्दी से बताओ, 2 + x - 8 = 0। तो कितना आ गया, x - 6 = 0। x को परे ले जाएंगे, +6। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया दोस्तों, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6 आ गया। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आपके लिए घर के लिए है, होमवर्क है ये वाला एग्जांपल। और होमवर्क नहीं है दोस्तों, वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। इसमें आपने पता किसका निकालना है, मैग्नीज का, सल्फर का निकालना है। इसमें आपको किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। सल्फर को क्या मानना है आपने, X मानना है। सल्फर का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, MnO4 इसका आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें किसका निकालना है, मैग्नीज का निकालना है। किसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैग्नीज का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिसका हमारे को निकालना होता है दोस्तों उसको क्या मानते हैं, X। प्लस ऑक्सीजन कितने लगे दोस्तों, 4 लगे। ऑक्सीजन कितने लगे, 4 लगे। एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, -2। 4 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा, -8। तो x + -8 आ गया। इक्वल टू से परे दोस्तों यहाँ 0 नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान से सुन ले। यहाँ इक्वल टू से परे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कंपाउंड पे क्या दे रखा, हमारे को चार्ज दे रखा है। और अगर आपको चार्ज दे रखा होगा तो जितना वहां पे चार्ज दे रखा है उतना ही आपको इक्वल टू से परे लिखना पड़ेगा। तो कितना चार्ज दे रखा है, -2, तो आपको क्या लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे -2 लिखना पड़ रहा है। तो जल्दी से निकालेंगे इसको, x + क्या बन गया, 8। x - 8 = -2। तो x = -2, 8 पर जाके किसके बन जाएंगे, प्लस के। तो x = 6। 6 किसके आए, प्लस के 6 आ गए। तो मैग्नीज पे कितना चार्ज रहा, +6 रहा। एक और एग्जांपल आपको करूंगा, आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैं कंफर्म आपको यहां से करवा के ही जाऊंगा। आप मुझे KMnO4 जल्दी से मुझे वीडियो पॉज करो, ठीक है दोस्तों, वीडियो पॉज करो और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट ले लो, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। इसमें भी आपको किसका निकालना है, मैग्नीज का निकालना है। तो मैग्नीज को क्या मानेंगे हम, X मानेंगे। तो जल्दी से मैं इसको आंसर करवा देता हूं। तो पोटेशियम का कितना चार्ज रहता है दोस्तों, +1 रहता है। प्लस मैग्नीज को क्या मानेंगे हम, X। प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन लगे, 4, तो मल्टीप्लाई 4, कितना आ जाएगा, -8। इसके पर इक्वल टू 0 आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसका कितना इक्वल टू 0, तो +1 + x - 8 = 0। तो x = -7, x - 7 = 0, तो x = +7। तो ये इसका क्या रहेगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। और आपको घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों, तो जल्दी से आपने मेरे को बताना है। नेक्स्ट स्लाइड कर दी मैंने। जल्दी से आपको ये क्वेश्चन लिख लो अपने पास और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप वीडियो पॉज करो और मुझे आंसर दो। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। एक आप निकालेंगे SO4 2 नेगेटिव का, एक निकालेंगे आप H2SO3 में सल्फर का, यहाँ पे सल्फर का आपको निकालना है। एक निकालेंगे आप K2CrO3 का, K2CrO3 का, ठीक है। एक निकालेंगे आप ZnCO3 का, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको पोटेशियम का निकालना है। इसमें आप मान लो जिंक का आपको निकालना है। तो इन सब के आंसर दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए। जल्दी से आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इन सब का आंसर देंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैं स्लाइड को साइड कर लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखना दोस्तों, ऑक्सीडेशन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो पहला पॉइंट, सारे पॉइंट आपको लिखूंगा ए पॉइंट करके। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा।
और ऑक्सीजन आपस में क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या आपको हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब जब भी आप, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा इसका, जब भी आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अलावा एडिशन ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी ऐड करते हो तो भी क्या आपके पास, वो भी ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या होता है दोस्तों, आपके पास ऑक्सीडेशन होता है। और हाइड्रोजन कैसा होता है नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन कैसा रहता है हमेशा नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी क्या हुआ दोस्तों, आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ। एक और कॉन्सेप्ट यही देख लो दोस्तों, सारी डेफिनेशन आपको ऑक्सीडेशन की यही करवा दूंगा ताकि आपको बार बार कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो पसंद आती है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से हार्ट जरूर रिएक्ट करें कमेंट बॉक्स में। पांचवा आता है दोस्तों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन है। और लास्ट पॉइंट आपका, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, वहां भी क्या हो रही है आपके पास, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आपको ये सारे पॉइंट, EF होना था यहाँ पे, सारे पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, 6 के 6 पॉइंट। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या रहता है आपका, ऑक्सीडेशन रहता है। मतलब ऑक्सीजन क्या आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या रहता है आपका, ऑक्सीडेशन रहता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका ऑक्सीडेशन रहता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी क्या रहता है, ऑक्सीडेशन रहता है। अगर किसी कहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो भी क्या रहता है, ऑक्सीडेशन रहता है। और कहीं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो भी क्या रहता है, ऑक्सीडेशन रहता है। और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लर्न नहीं होता तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ऑयल नाम से। ऑयल से क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑयल, ओ से क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन। आई से क्या बनेगा, इन। और एल से क्या बनेगा, लूज। मतलब जब भी लूज होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, जब भी लूज होगा इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, जब भी पेपर में टिक करते हैं क्वेश्चन तो हमारे को याद नहीं आता कि लॉस में ऑक्सीडेशन था या रिडक्शन में ऑक्सीडेशन था। मतलब लॉस में ऑक्सीडेशन था कि लॉस में रिडक्शन था। तो ये हमारे को कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो आपको जहां जहां भी कंफ्यूजन होगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो नेक्स्ट आपके पास रिडक्शन। तो रिडक्शन की भी हम ऐसी ही डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो रिडक्शन दोस्तों बिल्कुल ऑपोजिट रहता है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन क्या रहता है, बिल्कुल ऑपोजिट रहता है किसका, रिडक्शन का। मतलब यहां पे क्या होगा दोस्तों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था वहां पे, यहां पे एडिशन किसकी होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही तो आपके पास क्या होगी, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के आपस में एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी क्या रहता है आपका, रिडक्शन रहता है। नेक्स्ट आपके पास वहां पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या रहेगा आपका, रिडक्शन रहेगा। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या रहेगा आपका, रिडक्शन रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या था, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ क्या होगा दोस्तों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा आपका, रिडक्शन रहेगा। और वहां पे इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जल्दी से हम इसका एग्जांपल देंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो अगर एक और आपको रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बता दूं, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास, अच्छा दोस्तों उससे पहले आपको जल्दी से एग्जांपल समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल। तो अगर देखो आपने मुझे बताना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही, रिडक्शन हो रही, क्या हो रही है। एग्जांपल लेते हैं C+O2 क्या बनेगा, CO2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, गेन हो गया। अगर ऑक्सीजन गेन होगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लूंगा, एग्जाम्पल Mg+Cl2 क्या बनाते हैं, MgCl2 क्या बनाते हैं, MgCl2 बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या गेन हो रही है,
तो Cl क्या आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cn क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या रहता है, हमेशा ऑक्सीडेशन रहती है। ये भी आपके पास किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। सोडियम प्लस ई इलेक्ट्रॉन। ये बताओ दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है आपके पास, लॉस ऑफ, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, हमेशा ऑक्सीडेशन रहती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहता है, हमेशा ऑक्सीडेशन रहती है, तो यहाँ भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, Fe3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया तो एक चार्ज कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, Fe2 पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, 3 पॉजिटिव थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, सिर्फ अब पहले कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन की क्या थी इसके पास, कमी थी। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे कितना साइन आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया, जिससे पता चलता है यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, गेन कर दिया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है आपके पास, रिडक्शन रहता है। और एग्जांपल पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में आपको करवा लूं, फिर आपको बताऊंगा कि क्या आपके पास और एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पे करेंगे। इसको भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट टू रिडक्शन, मतलब जो रिडक्शन करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो आपके पास क्या कराएंगे, आपके पास ऑक्सीडेशन कराएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एक एग्जांपल लूंगा मैं आपको, ढंग से आप इसको रिएक्शन को समझ लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। 2Na प्लस Cl2, ये क्या बना रहा है, 2NaCl बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये रिएक्शन कैसे होती है दोस्तों, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि Na जो था उसने क्या किए, 2Na जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, Na2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, तो यहाँ पे क्या निशान आएगा, Cl2 नेगेटिव आ जाएगा। तो Na2 पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बना देते हैं, 2NaCl बना रहे हैं। अच्छा, तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन दोनों हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये आपके पास कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसपे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो वो रिएक्शन क्या रहती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहती है। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे आपको रब कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है दोस्तों, सोडियम लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, सोडियम लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, तो गेन वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे आपको एरो से समझा देता हूं, ये आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है। अगर आपके पास देखो सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, हमारे पास रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और जो ऑक्सीडेशन करवाता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या रहता है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सोडियम में ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा इसमें, सोडियम, रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा आपके पास, सोडियम, मतलब Na आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन में क्या हो रहा है दोस्तों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है आपका, रिडक्शन, मतलब यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और जहां रिडक्शन होती है वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्लोरीन क्या है इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बहुत कंफ्यूज करता है ये बच्चों को, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, कंफ्यूजन आपका सारा दूर करके ही जाऊंगा, बस आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाया जाएगा, आपके 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकते हैं नंबर, अगर आपने ढंग से कंटेंट पढ़ा है। तो नेक्स्ट आपके पास Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये आपके पास रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव से पता चल रहा है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव से पता क्या चल रहा है कि Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, मतलब Zn पे क्या हो रही है दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और
इस रिएक्शन को दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव क्या दे रहे हैं हमारे पास, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन किए तो लूज किए, तो कौन सा निशान आता है, पॉजिटिव का निशान आता है। तो कौन सा निशान आया, Zn2 पॉजिटिव आया। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होते तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रही है आपके पास, ऑक्सीडेशन हो रही है। Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, यहाँ क्या रह गया, Cu रह गया। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जहां इलेक्ट्रॉन गेन होती है वहां क्या होती है दोस्तों, रिडक्शन होती है। और जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो ये वाली रिएक्शन क्या आपके पास, रेडॉक्स रिएक्शन है। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो वो रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इतना आपको लग गया पता। साथ में अब मैंने पूछा इसमें मुझे बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे Zn ने ऑक्सीडेशन की, तो वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आपका Zn क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। Zn क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो यहाँ रिडक्शन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, Cu2 पॉजिटिव पे रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जो रिडक्शन कर रहा है वो क्या है, आपस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुन लो, नहीं समझ आ रहा तो 1 या 2 बार इस वीडियो को देखो, ध्यान से इस वीडियो को देखो, आराम से इस वीडियो को सुनो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। एक और रिएक्शन हम करेंगे, जब तक दोस्तों आपको समझ नहीं आता मैं तब तक आपको समझाता रहूंगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। रिएक्शन है आपके पास, अब थोड़ी टफ करते हैं। Zn प्लस 2 molecules of HCl give rise to ZnCl2 प्लस H2। अब मुझे ये बताओ इसमें कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से जान। जिंक क्या अपने फ्री स्टेट में, ध्यान से देखना, जिंक क्या आपस में एक फ्री स्टेट में, जिंक आप एक क्या है, फ्री स्टेट में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे +1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, हमेशा +1 रहता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है दोस्तों, -1 रहता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, -1 रहता है। इतना आपको पता है। अब हमारे को H2 भी क्या है, अपनी फ्री स्टेट में, H2 भी अपनी क्या है, फ्री स्टेट में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा H2 का, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। तो H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हमारे को निकालना है किसमें, ZnCl2 में। ZnCl2 को तो आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, Zn का निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम, ZnCl2, इसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं। x प्लस क्लोरीन का कितना है, 2 × -1 = 0। तो x - 2 = 0, x +2। तो ये हमारे पास जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, जिंक का आ गया हमारे पास +2। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गए दोस्तों, ठीक है। जिंक का कितना है हमारे पास, 0 क्यों, क्योंकि ये अपनी फ्री स्टेट में। HCl में H का कितना है, प्लस, और Cl का कितना है, माइनस, ठीक है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे जिंक का कितना आ गया दोस्तों, +2 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, +2 आ गया। और यहाँ पे आपके पास Cl का कितना होता है, -1 रहता है, और H2 का कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रही। आपको मैंने बताया था कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो वहां पे क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। जब भी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मैं दोबारा से लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, ऑक्सीडेशन होती है जब भी इंक्रीज करेगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। और रिडक्शन कहाँ होती है दोस्तों, रिडक्शन कहाँ होती है, जब भी डिक्रीज करेगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपके पास रहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने का। तो आपको मैं बता दूं कि Zn क्या है आपका, 0 यहाँ पे, ध्यान देखो 0 यहाँ पे, अगर 0 है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, 0 से ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है। 0 यहाँ 0 से लेके ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या आ रही है, Zn की +2 आ रही है। बट 0 से हम किसकी तरफ को जा रहे हैं, +2 की तरफ को जा रहे हैं। तो आप जल्दी से बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। 0 से हम किसकी तरफ को जा रहे हैं, +2 की तरफ को जा रहे हैं, 1 2। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है वो क्या आता है आपके पास, वहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है।
और जहां ऑक्सीडेशन होती है वो एजेंट क्या कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। वो एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी दोस्तों, +1। हाइड्रोजन की कितनी यहाँ पे +1 है, और परे जाके यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी हो रही है, 0 हो रही है, +1। और यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब आप +1 से किसकी तरफ को जा रहे हैं, 0 की तरफ को जा रहे हैं। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रही है आपके पास, यहाँ क्या हो रही है, HCl पे, H पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ लिख देता हूं, H पे क्या हो रही है आपके पास, रिडक्शन हो रही है। या मैं इसको रब कर लेता हूं दोस्तों, H पे क्या हो रही है आपके पास, H पे हो रही है आपके पास रिडक्शन, H पे हो रही है आपके पास रिडक्शन। तो अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो H क्या हमारे पास कौन सा एजेंट माना जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। ये कौन सा एजेंट माना गया हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना गया। तो आई होप आपको मैंने बहुत से एग्जांपल दे दिए। एक एग्जांपल आपके लिए घर के लिए, जल्दी से मुझे घर से इसका आंसर, घर से मतलब होमवर्क है, वीडियो पॉज करके आपने इसका आंसर देना है। Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू Cu प्लस ZnSO4। यहाँ पे आपको बता दूं Zn फ्री स्टेट में तो 0 रहेगा, Cu फ्री स्टेट में तो 0 रहेगा। यहाँ पे आपको सल्फर का बता दूं, सल्फर यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीजन का आपको पता होता है कितना रहता है, -2, और कॉपर का कितना रहता है, +2। यहाँ पे आपको सल्फर का निकालना है। यहाँ पे आपको जिंक का, यहाँ पे भी आपको सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का आपको पता होता है, ठीक है। यहाँ पे जिंक का कितना होता है, +2 रहता है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जल्दी से मुझे बताना कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो नेक्स्ट आपके पास, वीडियो थोड़ी लंबी चल गई दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। तो ये एग्जाम्पल भी आप देख लेना स्लाइड में, स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो इस एग्जाम्पल का। जल्दी से इसका एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करो। तो नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है आपके पास। तो जल्दी जल्दी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे हम +2 में भी ये इस टॉपिक को कवर करेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या रहता है आपका, जल्दी से बता दूं, जो भी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। साथ में हम उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी हम उसको बोलते हैं, जब भी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट आपके पास इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं, एनोड, एनोड पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैथोड पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। साल्ट ब्रिज जिसमें लगा होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करेंगे एनोड टू कैथोड। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, एनोड टू कैथोड। और करंट हमेशा बिल्कुल ऑपोजिट फ्लो करता है, कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड क्या करता है, हमेशा करंट फ्लो करता है। तो आगे हम डायग्राम में पढ़ेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है आपके पास, ये एक आपके पास एनोड है, ठीक है। एनोड, एनोड किसकी, आपके पास जिंक की एनोड है। यहाँ आपके पास कैथोड है, कैथोड किसकी, कैथोड आपके पास कॉपर की कैथोड है। और ये जो ग्लास ट्यूब लगा होता है दोस्तों, ये ग्लास ट्यूब लगा होता है, ये क्या होता है दोस्तों आपके पास, साल्ट ब्रिज है। ये क्या आपके पास, साल्ट ब्रिज रहता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जिंक जो आपके पास एनोड है, उसकी रॉड को हम उसी के ही इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं। मतलब ZnSO4 के सॉल्यूशन में इसको क्या रखते हैं, डुबो के रखते हैं। वहीं कॉपर, कॉपर को कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं हम, CuSO4 के सॉल्यूशन में रखते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो जिंक होता है वो अपनी इलेक्ट्रॉन कहां से रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करते हैं, एनोड टू कैथोड फ्लो करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वहां पे हमारे पास क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई और वो उस केमिकल रिएक्शन से हमारे पास केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो उसी को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे को करंट की डायरेक्शन पता चल जाए, करंट का फ्लो पता चल जाए। तो ये आपके पास हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करते हैं, एनोड टू कैथोड फ्लो करते हैं। और करंट हमेशा ऑपोजिट फ्लो करता है, कैथोड टू एनोड फ्लो करता है। तो इसकी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, एनोड की रिएक्शन। बाकी ये हम उसमें भी कवर कराएंगे जहां हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि एक +2 का टॉपिक है और आपके वीडियोस में भी ये इंक्लूड है। तो इसके एनोड पे रिएक्शन होती है दोस्तों, Zn किस में टूटता है, Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन 2 इलेक्ट्रॉन को Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर रहा है? कॉपर गेन कर रहा है। तो ये रिएक्शन किस पे होती है? कैथोड पे होती है। तो वो क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। तो ये आपके पास रिएक्शन रहती है। ये जो नीचे लिख रहा है यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन रहती है। सेल रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे लिखते हैं? हमेशा एनोड लेफ्ट साइड लिखते हैं, बीच में डबल डैश से साल्ट ब्रिज डिनोट करते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं? यहाँ पे कैथोड लिखते हैं। ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जनरल आइडिया आपको दे दिया मैंने, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल हम किसको बोलते हैं। और हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशन याद रखना। करंट हमेशा फ्लो कहां से करता है? कैथोड टू एनोड। जिंक हमेशा क्या करता है? अपना वेट लूज करता है और यहाँ पे कॉपर पे क्या हो जाता है? वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। तो हमेशा जिंक रॉड क्या करता है? लूज वेट करता है और कॉपर प्लेट क्या करता है? गेन करता है वेट। और कॉपर पे यहाँ पे क्या रहती है? हमेशा कॉपर प्लेट पे क्या रहती है? रिडक्शन रहती है। और जिंक रॉड पे क्या रहती है? ऑक्सीडेशन रहती है। और जहां ऑक्सीडेशन हो तो जिंक आपस में क्या रहता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जहां ऑक्सीडेशन होती है वो क्या रहता है? रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। और कॉपर पे रिडक्शन हो रही है तो यहाँ ये कौन सा एजेंट रहेगा? बिल्कुल इसका ऑपोजिट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। मैंने सिर्फ आपको जनरल आइडिया दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये सेल हम वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। ये आपके पास एनोड ये रिएक्शन थी जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बता दी। एनोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर पे क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो क्या बनता है? हमेशा कॉपर बनता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या रहती है आपके पास? ZnCu2 प्लस, देखो ये रिएक्शन मैंने पीछे भी लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही तो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये क्या होगा? रिडक्शन। और जहां रिडक्शन होती है तो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आई होप आप सभी को ये पता है। तो नेक्स्ट आपके पास की पॉइंट्स इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस जनरल इतना ही लर्न करना है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट बॉक्स में छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। और अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक छोटा सा सब्सक्राइब तो आई होप आप सभी कर ही सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।